आज हम लोग शुरू करते हैं। जो अगला चैप्टर आपका है वो है वैद्युत विभव व धारिता। कह लिया जाए कि वैद्युतिकीय का, स्थिर वैद्युतिकीय का, स्थिर वैद्युतिकीय जो द्वितीय है, तो इसका जो चैप्टर, पहला चैप्टर आज हम लोगों को पढ़ना है वो है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव व धारिता। तो देखिए इसमें दो पार्ट है। एक तो आपको दिख रहा है कि वैद्युत विभव है और दूसरा धारिता है। तो इसमें दो चैप्टर बेसिकली पढ़ने हैं। क्या क्या है? वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड में दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और साथ में आपको पढ़ने दूसरा धारिता, कैपेसिटेंस। आप लोग बिल्कुल कैपेसिटेंस देखे हो, परेशान होने की बात नहीं है बच्चों। घरों में जो आपके घरों में फैन चलता है, जो पंखा होता है, उसमें एक सेल जैसे मोटा सा कुछ लगा होता है ना, वही धारिता वो उसको बोला जाता है संधारित्र। क्या बोला जाता है? संधारित्र। और संधारित्र क्या करता है? आवेशों को धारण करता है। तो आवेशों को धारण करने की जो क्षमता होती है वो धारिता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जाने कि ये स्थिर वैद्युतिकी है क्या। स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ने क्या है, दो चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत विभव प्लस धारिता। ठीक है। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का क्या क्या बेसिक हम लोगों को स्टडी करना है उसके बारे में जाने। तो पहला क्या है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ने हैं, और प्लस जेई और नीट के प्रैक्टिस पेपर क्या पढ़ने हैं? प्रैक्टिस पेपर, यानी इन सबके सवाल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सवाल। और प्लस आपके टेस्ट पेपर। ठीक है। इतना हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या करना है कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, तो एनसीईआरटी के जो सवाल हैं, अभ्यास है, एनसीईआरटी का जो अभ्यास है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और साथ में जेई और जो नीट में सवाल पूछे गए हैं उनके जो प्रैक्टिस पेपर हैं उनको सॉल्व करने हैं, और टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखें, सबसे पहली जो बात हम लोगों को आज हम लोगों को करना है वो है कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसको हम लोगों को जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो एक चीज़ आप जानते हो कि कोई आवेश है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई धन परीक्षण आवेश आप कहीं से लाएंगे, रखेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण उस परीक्षण आवेश पे एक बल लगेगा। बल क्या करेगा? उसको वैद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर धक्का देगा।
अब एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए बिंदु P तक आप ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही किया गया कार्य, जो W किया गया कार्य होता है धन परीक्षण आवेश Q0 को लाने में, जो किया गया कार्य होता है इस बिंदु P पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P पे क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से समझे कि जैसे मान लीजिए कोई आवेश अनंत से बिंदु P तक लाएं, आपने 100 जूल कार्य किया। कितना कार्य किया? 100 जूल। कितने आवेश को लाने के लिए? मान लीजिए 2 कूलाम आवेश लाने के लिए आपने 100 जूल कार्य किया बिंदु P तक लाने में, तो एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए कितना कार्य करते हैं आप? 100 का में 2 का भाग दे देते हैं कि नहीं? तो ये बता आता है 50, तो ये 50 जूल प्रति कूलाम इस बिंदु P पर क्या कहलाता? वैद्युत विभव कहलाता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव परिभाषित होता है, हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। और ये कहाँ से होना चाहिए? जो कार्य है आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए पहली बात कि जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव एक अदिश भौतिक राशि है। क्या है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका मात्रक क्या होता है भाई? V का जो मात्रक हो जाएगा, ध्यान से देखें तो V का जो मात्रक हो जाएगा और W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। और आप जानते हो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। और इसी को एक स्टैंडर्ड वर्डिंग दिया जाता है किसके नाम पे? जो विभव की खोज किए थे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्ट। उनके नाम पे जूल प्रति कूलाम को लिख दिया जाता है वोल्ट। क्या लिख दिया जाता है? वोल्ट। और यही वोल्ट आपका SI यूनिट होता है। क्या होता है? SI मात्रक। तो बच्चों हम लोग बात करें कि आवेश वो विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। क्लियर है? और अगली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका V का विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र कैसे हो जाएगा? अब देखें, कार्य का विमीय सूत्र लिख लीजिए। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका विमीय सूत्र होता है mL2T-2। और आवेश का मात्रक होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? AT। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? mL पे 2, T पे -2 था, एक और जाएगा तो T पे -3, A पे -1। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, फिर बताइए आप। हो गया? अब देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करते हैं, एक आसान सा। देखिए एकदम आसान सा कह रहा है कि एक आवेश को
कितने आवेश को? कह रहे Q बराबर 2.5 गुणे 10⁻⁶ कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वो 75 जूल है। तो उस बिंदु पर V की गणना कीजिए। फिर से सुने सवाल क्या है। सवाल कह रहा है किसी आवेश 2.5 गुणे 10⁶ कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 75 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो कुछ नहीं, आपने देखा है कि जो V = होता है, ठीक, A होता है W/Q, Q शून्य कह लें या Q कह लें, मतलब कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कह देंगे? विभवांतर कह देंगे, विभव कह देंगे। तो ये विभव ध्यान से देखें तो ये विभव कितना हो जाएगा? ये 75 रखा, W के जगह पे 75 रखा और Q के जगह पे 2.5 रखा, गुणे 10⁻⁶। अब देखिए ये 25 या 75 होता है तो ये 30 हो गया, क्योंकि ये 2.5 है, तो V बराबर हो जाएगा 30, और ये ऋणात्मक घात है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। 30 गुणे 10⁶ वोल्ट। देखिए कहीं दिक्कत है? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं। देखें बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, इसका क्या फ़ायदा है भाई विभव पढ़ने का। तो देखें अब हम लोगों को पढ़ना है वो है विभवांतर। क्या बोलेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मान लें, कैसे समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, चलिए अब कोई आवेश जब अनंत से किसी बिंदु A तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे एकांक आवेश को लाने के लिए वही बिंदु A पर क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से दूसरी आवेश यहाँ लाए होंगे B तक, तो यहाँ का जो विभव हो जाएगा V हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी आवेश को, एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। कहाँ से? बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं। मान लीजिए Q शून्य को ला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए कुछ कार्य आपको करना पड़ेगा। तो कार्य मान लीजिए WAB हो, क्या हो? WAB हो। तो इनके बीच का जो विभव में अंतर आता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में आए हुए अंतर को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। फिर से सुने, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर
कैसे परिभाषित होगा? VB माइनस VA बराबर जो कार्य आप कर रहे हैं बिंदु A से बिंदु B तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं WAB बटा Q। इसी को क्या कहेंगे? बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर कहेंगे। अब इनका बहुत महत्व है। इसका महत्व ये है कि यदि अनंत पर हो, बिंदु A कहाँ पे हो? बिंदु A अनंत पर हो तो जो VA हो जाएगा ये शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और VB क्या हो जाएगा? ये V के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W/Q शून्य। यही तो आप पढ़े हैं, विभव पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ये जो डेल्टा V है इसी को डेल्टा V कह लें। ये क्या हो जाएगा? ये धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक कब होगा? जब VB क्या हो जाए, इस बिंदु पर जो विभव है इस बिंदु A से बिंदु A पर विभव से कम हो जाए तो ये पूरा का पूरा मान ऋणात्मक हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो सकता है? ऋणात्मक, ये धनात्मक भी हो सकता है, विभवांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। शून्य कब होगा? जब VA और VB क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। मतलब बिंदु A और बिंदु B क्या हो जाए? एक ही बिंदु पे स्थित हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये वैद्युत विभवांतर शून्य हो जाएगा। अब आप देखें, इम्पॉर्टेंट बात ये है जैसे हम लोग जानते हैं कि जो द्रव होता है या तरल होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक जगह से दूसरे जगह पे तब प्रवाहित होता है जब दोनों बिंदुओं के बीच दाबांतर हो। तरल क्यों प्रवाहित होता है? जब दो बिंदुओं के बीच दाबांतर होता है तो तरल प्रवाहित होता है। ऐसे ही आप जानते हैं उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान या एक बिंदु से दूसरे बिंदु क्यों बहता है? क्योंकि उनके बीच तापांतर होता है। ठीक इसी प्रकार आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसलिए प्रवाहित होते हैं क्योंकि उनके बीच क्या होता है? विभवांतर होता है। तो आवेशों का प्रवाह ऐसे लिख सकते हैं, विभवांतर के कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होते हैं। और कब तक? जब तक कि दोनों बिंदुओं के बीच विभव समान ना हो जाए। और किधर क्या और लिख सकते हैं? जब तक दोनों बिंदुओं के बीच बिंदुओं पर विभव समान न हो जाए। ठीक है। दूसरी बात कि ठीक है सर, हमने ये तो समझ लिया कि विभवांतर के कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बहते हैं, लेकिन ये आवेश किस बिंदु से किस बिंदु की ओर बहेंगे? ये आवेश जो बह रहे हैं
वो किस बिंदु से किस बिंदु की ओर बहेंगे। तो हमेशा आवेश को ध्यान देने वाली बात है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जैसे तरल या द्रव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक इसी प्रकार आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्लियर है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता रहता है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है। देखिए एक छोटा सा सवाल, इसको नोट करिए आप। देखिए एक प्रॉब्लम कई बार पूछा हुआ है, एक कंपटीशन में कई बार प्रॉब्लम पूछा गया है कि बिंदु ए जहां का विभव जो है 12 वोल्ट, ठीक, सिर्फ आवेश वीवी 4 वोल्ट की ओर बहता है, 4 वोल्ट की ओर बहता है। तो जो किया गया कार्य प्राप्त होता है, जो किया गया कार्य प्राप्त होता है वो आपका है 50 जूल। ठीक, कह रहा कि आवेश बिंदु ए जिसका विभव 12 वोल्ट से है से बी बिंदु बी जहां वोल्टेज 4 वोल्ट का है वहां तक प्रवाहित होने में 50 वोल्ट कार्य प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको सोचने वाली बात है कि आवेश यहां से यहां तक बहेगा, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बहेगा, तो क्यों बहेगा? विभवांतर के कारण। अभी आपने देखा है कि आवेश क्यों बहता है, विभवांतर के कारण। और आप जानते हो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर VA माइनस VB जो होता है WAB बाई Q, यही तो होता है ना, WAB बाई Q होता है। तो अब देखें यही तो आपका WAB हो जाएगा, ये 50 जूल जो हो गया जो है ये WAB है, और Q शून्य आप जानते हो वही निकालना है। Q शून्य क्या हो जाएगा, Q शून्य आपका N इंटू E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रखिए, अब ये VA कितना है 12 वोल्ट माइनस VB कितना है 4 वोल्ट है, WAB कितना है 50 जूल बटा NE। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या E पूछा जा रहा है। तो इसका अब देखिए ये 8 हो गया, ये 50 हो गया बटा NE हो गया। अब जब N निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 50 बटा 8 और E तो ये 50 तो रहने दें, 8 रहने दें, और E का मान होता है, E कितना होता है आपका 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19, तो रखें 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। क्लियर है? तो देखें
ये कितना हो जाएगा 50 और नीचे इसको रखेंगे बेटा 16 बटे कितना होता है तो ये कितना हो गया 12.8 और ये पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 पे 19। क्लियर है? तो ये आपका n की वैल्यू जो हो जाएगा 50 बटा 12.8 गुणे 10 पर 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? चलें इसको नोट करें, फिर अगला प्रॉब्लम देखा जाए। देखिए आगे पढ़ा जाए हम लोग कि बहुत सारे बिंदु आवेश हों। चलिए पहली बात देखा जाए कि कोई बिंदु आवेश हो तो अपने वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न करेगा। चलिए एक अगला हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है कि बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है? क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है, एक बिंदु आवेश है Q किसी बिंदु O पर स्थित है, तो अपने से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना उत्पन्न करेगा इसकी गणना करनी है। तो गणना करने का सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि कोई भी एकांक आवेश अनंत से, कहाँ से, अनंत से इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसके, Q के वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P पर ला दीजिए। ठीक? तो जब लाएंगे तो जो कार्य करेंगे आप वही कार्य इस बिंदु P पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो उसके लिए क्या करें, मान लें कि एक धन कोई परीक्षण आवेश है बिंदु A पर स्थित है, एक धन परीक्षण आवेश बिंदु A पर स्थित है, अनंत पे नहीं, मान लेते हैं कि x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, x दूरी पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है जब ये x दूरी पर स्थित होगा तो ये Q क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, रे इसको लात मारेगा भाई, इसको लात मारेगा तो ये अवस्था क्या होगा, विधरियाँ भागेगा ना, F क्या जो बल लगेगा इसकी वजह से, इस पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, दाएं तरफ। कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0 बटा x स्क्वायर लगेगा। ठीक? अब क्या करिए, इसको A से B तक थोड़ा सा सरकाइए, थोड़ा सा सरकाएंगे dx विस्थापन, तो dx विस्थापन में कार्य कितना हो जाएगा, देखिए Q 0 पर आरोपित बल F इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0 बटा x स्क्वायर बाहर की ओर। ठीक है? चलो समीकरण 1 मानते हैं। तो dx विस्थापन में कार्य, dx विस्थापन के लिए
कार्य कितना हो जाएगा dw, और आप जानते हो क्या होता है कार्य, बल विस्थापन गुणे cos थीटा। तो बल आपका देखें, बल आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0/x²। विस्थापन आपका है dx, और दोनों के बीच कोण आप देखें तो 180 अंश का हो गया। कितना हो गया 180 अंश। तो यहाँ रखेंगे cos 180, तो cos 180 अंश का मान होता है -1 ऋण 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0/x² dx। इतना छोटा सा कार्य आपको A से B तक लाने में करना पड़ रहा है। मान लो कि बिंदु A अनंत पर होता और बिंदु B P पर होता तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ता। ज़्यादा कार्य करने के लिए क्या करें, यही छोटे वाले कार्य को जोड़ते आएं, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसी को पूरा कार्य करने के लिए अतः अनंत से P तक लाने में कुल कार्य, ये W बराबर हो जाएगा, अनंत से बिंदु P की दूरी है r, और ये कार्य कितना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 0/x² dx। तो ये पूरा का पूरा देखिए नियतांक है, इसको बाहर ले लें तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी को। देखिए अब मान लीजिए कि बहुत सारे आवेश हों। एक आवेश Q1 है जो P1 से बिंदु P से R1 दूरी पर है। ऐसे दूसरा Q2 हो R2 दूरी पर, ऐसे Q3 हो R3 दूरी पर, और अप टू Qn ले लें जो Rn दूरी पर है। तो ये बिंदु P पर क्या करेंगे, अपना अपना विभव उत्पन्न करेंगे। Q1 कुछ विभव उत्पन्न करेगा, Q2 कुछ विभव उत्पन्न करेगा, Q3 कुछ विभव उत्पन्न करेगा, Qn कुछ विभव उत्पन्न करेगा। तो बिंदु P पर कुल विभव की गणना किया जाए। तो देखें ये हेडिंग होती है आपकी बहुआवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बहुआवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो कुछ नहीं करना है, Q1 के कारण विभव निकाल लीजिए। विभव एक अदिश भौतिक राशि है तो Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव, Q3 के कारण, ऐसे जितने भी आवेश हैं सबके कारण P पर विभव ज्ञात कर लीजिए। कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 अप टू Qn के कारण P पर विभव।
क्या हो जाएगा, V1 ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, V2 Q2 के कारण जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। ऐसे Vn देखा जाए, Vn तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। ठीक है। अब कुल विभव P पर कुल विभव, जब कुल विभव निकालेंगे तो ये V1 प्लस V2 अप टू प्लस Vn। ठीक है। अब जो ये V1 होगा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 आप टू ऐसे निकाल सकते हैं Qn बाई Rn। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, ले लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा Q1 बटा R1 प्लस Q2 बाई R2 अप टू प्लस Qn बाई Rn, ये V हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज़ को आप क्या लिखते हैं, हम लोग समेशन फॉर्म में लिखते हैं। आपको याद हो तो इसके पहले हम लोग लिखा गया है कि ये जो V हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे, इसी को समेशन रूप में लिखते हैं QI बाई RI। I का मान 1 से लेके n तक, I का मान मतलब I को बदलते जाएंगे तो आवेश और पोजीशन बदलता जाएगा, उनको जोड़ देंगे तो कुल विभव मिल जाएगा बिंदु P पे। क्लियर है। अब यदि आवेशों का वितरण, आवेश वितरण सतत हो, तो आवेशों का वितरण हो सतत मतलब हर जगह यूनिफॉर्म हो, तो ये जो छोटा सा जो QI लिखा गया उसको छोटा सा DQI लिख सकते हैं। तो ये जितना सिग्मा है जो समेशन चिन्ह है ये बदल जाता है आपका समाकलन चिन्ह में। किस में बदल जाता है, समाकलन। यही अंतर होता है सिग्मा यानी समेशन में और समाकलन में, ये थोड़ा सा अंतर होता है। जो समाकलन होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, जबकि जो सिग्मा होता है यानी समेशन होता है वो हर किसी के लिए होता है। तो यदि आवेशों का वितरण सतत हो, क्या हो, सतत हो, तो ये V लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dq बाई r। ठीक है, नोट करिए। एक सवाल देखते हैं हम लोग। अब देखिए दो प्रॉब्लम हम आपको बताने जा रहे हैं, दोनों बहुत कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है। रेज करें, देखिए